हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा गार्डन यूट्यूब चैनल। जो हम लोग पॉलिटी का सीरीज शुरू किए थे उसमें सेकंड चैप्टर हम लोग कर रहे थे। सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था। उसमें जो चैप्टर है उसका नाम है भारतीय संविधान की विकास यात्रा। तो उसी चैप्टर का ये सेकंड पार्ट है। और हमने अभी तक जो देखा था वो जो 1857 की क्रांति से पहले जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो पूरा अधिनियम था वो हमने कवरअप कर लिया था। और उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद जो अधिनियम गया वो किसके अंतर्गत आया? ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आया। वो हम लोगों को करना है। आज जो हम लोग देखेंगे जो 1857 की क्रांति है उसके बाद वाला जो पूरा अधिनियम है उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या अधिनियम आया था। ठीक है, परिवर्तन क्यों हुआ आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति हुआ। उसके बाद ब्रिटिश ताज ने ये निर्णय लिया कि जो पूरा व्यवस्था है वो अपने अंतर्गत रखेंगे वो लोग, क्योंकि उन्हें नहीं लग रहा था कि ब्रिटिश शासन के ये जो ब्रिटिश कंपनी है वो पूरे अच्छे तरीके से चला पाए, क्योंकि जो स्थिति वहाँ पे देखने को मिला, इतना बड़ा विद्रोह देखने को मिला बड़े स्तर पे। इस कारण से उन्होंने निर्णय लिया कि हम अब जो ब्रिटिश ताज है वो अपने अंतर्गत पूरा शासन व्यवस्था संभालेगी भारत का। तो ये था। ठीक है, तो उसी में जो पहला अधिनियम है वो है भारत शासन अधिनियम 1858। 57 की क्रांति के बाद पहली बार अंतिम अधिनियम जो आया था 57 की क्रांति से पहले वो था ये 1853 का अधिनियम। उसके बाद ये भारत शासन अधिनियम 1858 आया। ठीक है, उस अधिनियम के तहत जो पहला पॉइंट है वो है भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। पहला पॉइंट यही कि आप जब इससे पहले जो था वो कंपनी के अंतर्गत शासन व्यवस्था चलता था। जैसे ही हुआ तो 1858 का जो अधिनियम आया उस अधिनियम में ये प्रावधान था कि पूरा जो भारत का शासन है वो कौन लोग चलाएंगे? और ब्रिटिश क्राउन चलाएगी, ब्रिटिश ताज चलाएगी, अर्थात वहाँ के जो राजा हैं उनके अंतर्गत ये पूरा शासन व्यवस्था चलेगा। ये विचार पहली बार ये 1858 के अधिनियम में आपको देखने को मिलता है। एक और प्रावधान जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसको समाप्त कर दिया गया। और ये प्रावधान आपको 1784 का जो अधिनियम है 1784 के अधिनियम में आपको देखने को मिला होगा। उस अधिनियम में दो प्रावधान को लाया गया था, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, इसको समाप्त कर दिया। अब वो क्या था आप पीछे देखेंगे तो पीछे जो पढ़ेंगे पहला पार्ट वाला तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। वैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो काम है वो है व्यापारिक मामलों को देखना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम है राजनीतिक मामलों को देखना। तो ये दो व्यवस्था को इस अधिनियम के तहत के समाप्त कर दिया गया और एक नया पद लाया गया, उसका नाम है भारत राज सचिव का पद। और ठीक है, इसका जो पद है ये लंदन में ही लाया गया था। इसका यहाँ पे जो भारतीय शासन व्यवस्था को देखने के लिए लाया गया था तो वहीं पे था। ठीक है, तो दो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके दो पद लाए गए। एक पद लाया गया, उसका नाम है भारत राज सचिव का पद। और इसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। ये जो पद है ये नाम भारत से जुड़ा हुआ जरूर है, लेकिन इसका गठन वहाँ पे लंदन में हुआ था, वहीं पे ये शासन व्यवस्था चलता था, वहीं से ये लोग ऑपरेट करते थे। लेकिन भारत के लिए था वो पूरा व्यवस्था, ये व्यक्ति भारत के पूरे व्यवस्था को समझने और देखने का काम करता था और उसकी सहायता के लिए इतने ये लोग थे। अगला जो पॉइंट हुआ है भारत मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। ठीक है, ये भी है कि जो पूरा नियंत्रण है वो ब्रिटिश संसद का सीधा हो गया। इससे पहले कंपनी की वहाँ से नियम तो बनता था लेकिन कंपनी इसको एग्जीक्यूट करने का काम करता था। अब चूँकि पूरा ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत ही आ गया तो सब कुछ ब्रिटिश संसद ही कर रही है कि जो भी निर्णय लेना हो वो सब यही लोग कर रहे हैं। ठीक है, इसमें एक बात और ध्यान रखने की, जो मुगल सम्राट के पद है उसको समाप्त कर दिया गया। इसको बहुत डिटेल में आप हिस्ट्री के लेक्चर में समझेंगे, जब वहाँ पर 1857 की क्रांति पढ़ रहे होते तो वहाँ पे आपको समझ में आता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे इतना समझिए कि मुगल सम्राट का जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया। अर्थात ये है, कहने का मतलब ये है कि इसके बाद अब कोई व्यक्ति इस तरीके से अपना नाम धारण नहीं करेगा कि हम मुगल सम्राट हैं, ऐसा कुछ नहीं धारण करेगा। वो अपने आप को कह सकता है कि हम ये इस सम्राट के मुगल साम्राज्य के वंशज है, लेकिन अब वो पद ऐसा कोई या फिर नाम ऐसा धारण नहीं करेगा कि हम मुगल सम्राट उसमें लगा हो ऐसा कुछ। तो ये उसका जो पद है उसको समाप्त कर दिया गया था। एक जो बहुत मेजर चेंज है, जैसे सवाल बहुत बनते हैं, ये बहुत मेजर चेंज है, इसका सवाल इससे बहुत बनता है। तो ये चेंजेस में पहले ये आपको ध्यान रखना है। इसके तहत क्या किया गया, जो भारत के गवर्नर जनरल था उसका नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। तो भारत के गवर्नर जनरल का नाम ये वायसराय कर दिया गया। और इसके तहत जो प्रथम वायसराय बने उनका नाम है लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग को प्रथम वायसराय बनाया गया, ये आपको याद रखना है। तो गवर्नर जनरल का नाम बदल के क्या कर दिया गया,
भारत के गवर्नर जनरल का नाम के वायसराय कर दिया गया और इसके तहत प्रथम गवर्नर ये वायसराय कौन बने, लॉर्ड कैनिंग बने। ये बहुत फेमस सवाल है, ये सवाल बहुत बनते हैं इस सवाल से, ठीक है, तो याद रखिएगा। वैसे इसका जो सवाल है बहुत ज़्यादा डिटेल में वो बनता है आपको हिस्ट्री में कि प्रथम वायसराय कौन था, लेकिन यहाँ भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये अधिनियम में इतनी बातें थी। अगला जो अधिनियम है उसका नाम भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और इस अधिनियम के तहत क्या क्या प्रावधान थे, तो इस अधिनियम का जो पहला जो प्रावधान था, इस अधिनियम के द्वारा वायसराय को आपात के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया था, अधिकार दिया गया था, शक्ति दिया गया था, ठीक है। अध्यादेश क्या होता है, इसका जो इंग्लिश टर्म है ऑर्डिनेंस होता है। वर्तमान संदर्भों में भी आपको हमारे यहाँ राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है। तो बेसिकली है क्या कि जब संसद वगैरह या फिर जो कार्यकारिणी परिषद के लोग हैं, बाकी जो लोग हैं, विधायक परिषद के जो लोग हैं वो लोग यदि नहीं हैं और उस समय पे किसी नियम की आवश्यकता पड़ जाती है अचानक से किसी व्यवस्था को ये संचालित करने के लिए, तो उस समय पे अध्यादेश जारी किया जाता है। वर्तमान संदर्भों को समझेंगे तो हमारे यहाँ क्या है कि यदि संसद सत्र में नहीं है और कोई नियम बनाना है, नियम अचानक से इसका ज़रूरत पड़ गया है, आपात का मतलब यहाँ पे इमरजेंसी से लिया गया, तो इमरजेंसी मतलब किसी भी अचानक से स्थिति में ऐसा कोई ज़रूरत पड़ गया नियम का, लेकिन वो नियम हमारे यहाँ एग्जीक्यूट नहीं, पहले से एग्जिस्ट नहीं करता है, तो एक नया नियम बनाया जाता है। वो अध्यादेश के तहत आता है, क्या राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश के तहत आता है। अभी कितने दिन तक रहेगा नहीं रहेगा वो सबके लिए आपको अगले पूरा एक टॉपिक पढ़ना होता है, वहाँ पे आपको समझेंगे, ठीक है। तो अध्यादेश का मतलब ये है कि जो नियम लाना, मतलब जो पहले से कोई एग्जिस्ट नियम नहीं है लेकिन अचानक से उस नियम की आवश्यकता पड़ गई है किसी विशेष परिस्थितियों में और उस दौरान संसद सत्र में भी नहीं है, तो अब नियम कैसे बनेगा, क्योंकि वो शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए नियम तो चाहिए, तो राष्ट्रपति जी अपने अध्यादेश के द्वारा लागू करते हैं। तो इसी तरीके का प्रावधान उस समय पर 1861 के अधिनियम में वायसराय को दिया गया था कि वायसराय कोई भी आपात के समय, इमरजेंसी के समय पर अध्यादेश जारी कर सकता है, उसके पास ये शक्ति था, ठीक है। अगला जो पॉइंट है इसका वो है इस अधिनियम में मद्रास व बम्बई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्ति की प्रक्रिया पुनः देकर शक्ति के विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। कहने का मतलब ये है कि जो पूरा सिस्टम था वो एक जगह पे केंद्रीकृत कर दिया गया था कि जो नियम बनाने का काम है वो सिर्फ बंगाल के लोग करेंगे, बंगाल मतलब कलकत्ता का गवर्नमेंट करेगी, लेकिन फिर थोड़ा सा छूट दिया गया इस अधिनियम के तहत और ये कहा गया कि अब ये लोग भी नियम बना सकते हैं, मतलब दोनों प्रेसिडेंसी के लोग भी नियम बना सकते हैं, ये इनका अधिकार दिया गया इसके तहत, ये बातचीत है। अगला पॉइंट है 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय बनारस भारतीयों को बेसिकली है क्या कि विधान परिषद है, विधान परिषद में इन्होंने मनोनीत किया था। आज भी देखते हैं राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि वो मनोनीत करें। लोकसभा वाला तो ख़त्म हो गया, कैसे वो हुआ है सब आपको संसद जब पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर डिटेल पढ़ना है, ठीक है। तो उस समय वायसराय के पास अधिकार था, तो 3 भारतीयों को उन्होंने विधान परिषद में मनोनीत किया था। एक का नाम है बनारस के जो राजा हैं उनका नाम है ईश्वरी प्रसाद नारायण, पटियाला के महाराज और जिनका नाम है नरेंद्र सिंह और सर दिनकर राव, ठीक है। ये 3 लोगों को क्या दिया गया था, अधिकार दिया गया, मनोनीत किया गया था वायसराय के द्वारा, वो इस अधिनियम के तहत 1862 में हुआ था, ये बातचीत है। तो इस अधिनियम में इतनी जो मुख्य बातें हैं वो यही थी। अगला जो अधिनियम है उसका नाम है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ठीक है। और उस अधिनियम में जो पहला पॉइंट है, पॉइंट में परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। जैसे मान चलिए जो भारतीय सदस्य परिषद के, जैसे भी 3 का नाम जो मनोनीत किया गया, यही सब समझ सकते हैं, तो उनको ये अधिकार दिया गया कि आप बहस कर सकते हैं, आपको कोई भी पॉइंट जो बजट में आया है, जो भी जिसे भी मुद्दे पे खर्च के लिए, बजट का मतलब जो सरकार अपना लेखा जोखा बनाती है पूरे खर्चों का 1 सालों के लिए, ठीक है। तो वो जो बजट, वैसे को बजट कहते हैं, कहाँ से कितना आएगा फिर कहाँ खर्च होगा, वो सब जो बजट है, ठीक है। वो अब जो सरकार बना रही थी उस समय पे, अब ये है कि हम बना रहे हैं चुपचाप तुम सुनो देखो, लेकिन इसमें पहली बार ये हुआ कि अब भारतीय लोग जो हैं बजट पे क्या कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, उनको सवाल पूछने का अधिकार है। अब बात एक जो बहुत ये गलत प्रावधान है इसमें वो है कि लेकिन परिषद के अध्यक्ष को भारतीय सदस्यों द्वारा पूछे गए किसी प्रश्न के स्वीकृति या अस्वीकृत करने का अधिकार था। कहने का मतलब अब वो आप पूछ लीजिएगा, आपको अधिकार तो दे दिया गया है, लेकिन उस प्रश्न पर वो जवाब देगा या नहीं देगा वो डिसाइड करने का अधिकार जो उस परिषद के अध्यक्ष के पास होता है, वो ऐसा डिसाइड करेगा कि हम इस पर जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। एक तो ठीक बात है कि भारतीयों को बजट पे बहस करने का और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन अब फिर
अंतिम निर्णय की जवाब देना है कि नहीं वो तो उसी के पास है, भारतीय शासन ये अंग्रेजों के पास ही है ये प्रावधान था। ठीक है, अगला अधिनियम उसका नाम भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, ये भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इस अधिनियम के तहत जो प्रावधान लाए ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है। इसमें से एक दो सवाल जो बहुत कायदे के बनते हैं वो है, जैसे इसके बारे में पहले समझ लीजिए। तो ये जो नाम मिला आपको ये है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और इसको पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम भी कहते हैं। तो ये जो दो नाम आया वो कहाँ से आया, तो लॉर्ड मिंटो जो है भारत के वायसराय हैं और जॉन मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। इन दो लोगों के नाम से ही इस पूरा नाम इसका पार्लियामेंट्री सुधार भी पड़ता है और ये भारतीय परिषद अधिनियम तो है ही इसका ऑफिशियल नेम है और दो लोगों के नाम से पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम कहते हैं इसको। इस अधिनियम में जो आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं कि इस नियम द्वारा भारतीयों को वायसराय और गवर्नर के कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। तो अब ये वो प्रावधान तो है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। तो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जिससे पूरा निर्णय लिया जाता है, वायसराय के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जिसमें लोग रहते हैं और पूरा शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए लोग रहते हैं, तो उसमें पहली बार शामिल किया गया किसको, भारतीय सदस्य के जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया। ये पहली बार आपको देखने को मिलता है। इन्हें परिषद का विधि सदस्य बनाया गया था, तो ये लॉ मेंबर के रूप में इसमें शामिल हुए थे। अगला जो पॉइंट है, इसमें केंद्रीय और प्रांतीय परिषद दोनों को बजट पर वाद विवाद करने तथा प्रस्ताव पारित करने का अधिकार दिया गया था तथा सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। तो आप एक्स्ट्रा एडिशनल कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं, जो भी प्रश्न पूछे हैं वो अधिकार यहाँ पे सदस्यों को दिया गया है। आप जो केंद्रीय और प्रांतीय परिषद है दोनों बजट पे वाद विवाद कर सकती है, प्रस्ताव को पारित करने का अधिकार रखती है। तो जो भी विचार रखना है आपको बजट पे आप ये कर सकते हैं, दोनों स्तर पे केंद्रीय और प्रांतीय परिषद के लोग भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ये था। अगला जो पॉइंट है वो है कि इसके अंतर्गत पहली बार एक जो बहुत ध्यान रखने वाली बात है, ये सवाल बनता है बहुत ज़्यादा कि इसके अंतर्गत मुस्लिम प्रतिनिधि का जो चुनाव है मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। बेसिकली है सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत इसके तहत पहली बार देखने को मिलता है। और सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था मतलब सवाल एक टर्म आता है सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल, ये भी टर्म बहुत प्रचलित है। तो इसका मतलब है इसका मतलब ये है कि जो मुस्लिम मतदाता है वो मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट करेगा। तो मुस्लिम कैंडिडेट जो भी है उसको मुस्लिम मतदाता ही वोट करेंगे, ये व्यवस्था लाया गया था। ये इसके तहत किस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत व्यवस्था को लाया गया था। तो ये आपको देखने को मिलेगा। इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि मान चलो कोई मुस्लिम वोट ये लोग खड़े होते हैं तो दिक्कत हो जाता है ये कि फिर दूसरे लोग वोटिंग कर रहे हैं तो फिर उनको सिलेक्ट होंगे नहीं, इलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, उसके पीछे वो बहुत बड़ा कारण बन जाता था। इस कारण से ये कर दिया कि हम मुस्लिम कैंडिडेट का जो वोटिंग है वो मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। ये प्रावधान इसके तहत लाया गया। इसी के लिए आप देख सकते हो कि संप्रदाय के आधार पर बांटने का एक तरीका है अंग्रेजों का। तो चूँकि आप यहाँ पे पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आपके यहाँ पे वो संदर्भ नहीं देखने को मिल रहा है। इतिहास पढ़ेंगे तो उस संदर्भ में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे लोगों को बांटा जा रहा है, एकजुटता को तोड़ा जा रहा है, ये सब दे के। ठीक है, इतिहास में इसका बहुत बड़ा दृष्टिकोण है जो वहाँ पे लेक्चर में किया जाएगा। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक रूप में लॉर्ड मिंटो, चूँकि ये वायसराय थे तो इसके कारण से इनको माना जाता है, इनके समय पे आया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। और सांप्रदायिक निर्वाचन का मतलब समझते ही हैं कि संप्रदाय के आधार पर किसी का निर्वाचन होता हो तो उसी समुदाय विशेष को लोग उसको वोटिंग करेंगे, ये अधिकार उनके पास था। अगला जो अधिनियम है भारतीय शासन अधिनियम 1909, और इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। अगेन जो मॉन्टेग्यू है वो भारत के राज सचिव है, चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे उस समय पे यहाँ पे। ठीक है, तो वो जो क्या कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या भारतीय शासन अधिनियम 1909। इसके प्रमुख प्रावधान में क्या है, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी जिसमें राज्य परिषद और केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया था। इसी के लिए है क्या जो केंद्र के स्तर पर द्विसदन जो आज वर्तमान स्वरूप आप देखते हैं वो भी वही स्वरूप है सेम। हमारे यहाँ भी वर्तमान में क्या है लोकसभा
और एक है राज्यसभा। राज्यसभा में जो लोग होते हैं वो राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में आते हैं। तो उसी तरीके से उस समय पे क्या हुआ था कि राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा दो का गठन किया गया था। द्विसदनात्मक व्यवस्था आपको केंद्रीय विधायिका में देखने को मिलेगा। तो विधायिक नियम बनाने में दो सदन की व्यवस्था को देखने का पहली बार 1909 के अधिनियम में आया था। अगला जो है कि ये देश में प्रत्येक निर्वाचन व्यवस्था तथा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। ये व्यवस्था आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था मतलब सीधे सीधे वोटिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें जो है प्रांतीय विषय को दो भागों में बांटा गया। द्वैत शासन प्रणाली का एक स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। प्रांतीय शासन व्यवस्था को दो भागों में बांटा गया है और एक का नाम है हस्तांतरित विषय और दूसरे का नाम है आरक्षित विषय, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, और ये है रिजर्व सब्जेक्ट। दोनों का मतलब ये है कि दोनों को डिवाइड करने का मतलब ये है कि इस वाले मुद्दे पर जो कानून बनाएंगे ये एक तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लोग गवर्नर होंगे, लेकिन और यहाँ के लोग होंगे वो लोग कानून बनाएंगे। और इस पर सिर्फ कानून बनाने का अधिकार अंग्रेज के जो लोग थे और अधिकारी थे उन्हीं के पास था। कहने का मतलब ये है, आप इसमें जो भी मुद्दा देखेंगे उससे समझिए कि अंग्रेज का सीधा सीधा संबंध होता है। जैसे रक्षा के मामले में यहाँ के लोग भी कानून बनाने में सहमति देंगे तो उनका हमेशा उद्देश्य होगा कि भारतीयों के हित में बात किया जाए। तो अंग्रेज का इससे नुकसान हो सकता था, इसलिए इन्होंने इसको आरक्षित विषय वाले मुद्दे में रखा। विदेश मामले में कोई भी चित्रों से निर्णय लेना है, किसी से बात करना है, ठीक है, वो सब अंग्रेज खुद ही करेगा, यहाँ के लोगों को देगा तो फिर वो अपने तरीके से निर्णय मतलब नियम बनाने की बात करेंगे। इसलिए यहाँ क्या किया गया, इस व्यवस्था में कहा गया तो जो भी अंग्रेज को प्रभावित नहीं करता मुद्दा सीधे सीधे उसको हस्तांतरित विषय में रखा। शिक्षा देने से उसको अंग्रेज को क्या ही दिक्कत है, पुस्तकालय, चिकित्सा, स्थानीय स्वायत्त शासन। लेकिन जो भी मेन मुद्दा है जो अंग्रेज को उससे सीधा सीधा प्रभाव देखने को मिलता है वो सब अंग्रेज अपने लिए रखा है जो आरक्षित विषय में है, ठीक है। जैसे भूमि कर, पुलिस, ये सब उसके लिए है। इसके तहत 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ये प्रावधान लाया गया था, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है इसमें एक जो बहुत मेजर है ये कि जो केंद्रीय बजट है इसके अंदर केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया। तो राज्य और केंद्र का अलग अलग बजट ये लाया जाएगा। राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के तहत ये भी प्रावधान देखने को मिलता है। यह है कि इसके तहत पहली बार भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया। ये प्रावधान भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला जो अधिनियम है उसका नाम है भारत शासन अधिनियम 1935। इसके बारे में आप बहुत सुने होंगे कि भारतीय संविधान में जो है इसका बहुत प्रभाव देखने को मिलता है इस अधिनियम का। तो भारतीय संविधान में इसका अधिक मात्रा में प्रभाव है। इस अधिनियम के तहत हुआ ये कि जो पहला जो प्रावधान कि ये 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी इस अधिनियम में पहली बार आया ये व्यवस्था। तो उसके बाद आपको इसके द्वारा देश में संघीय शासन प्रणाली की शुरुआत देखने को मिलता है। इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देशी रियासतें थीं। तो संघीय शासन व्यवस्था जो आज भी हमारा जो स्वरूप है वो सरकार का जो संघ सरकार का स्वरूप है जिसमें राज्य और केंद्र की बात की जाती है, ठीक है। उसी तरीके की व्यवस्था आपको उस समय पे भी वहाँ पे भी देखने को मिला कि ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देशी रियासतों को दोनों को अलग अलग करके देखा गया जो संघीय शासन व्यवस्था के स्वरूप को दर्शाता है, ठीक है। तो ये व्यवस्था आपको वहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगला जो आपका पॉइंट है वो देखिए, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना अर्थात केंद्र तथा राज्य इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन। ये आपको वही वाला संघीय स्वरूप वाला देखने को मिलता है। राज्य इकाइयों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन है वो केंद्र में अलग, राज्य में अलग कर देगा, जो आज भी हमारे यहाँ है, ठीक है। तो अलग अलग शक्तियों का विभाजन किया गया और उसी का स्वरूप आपको संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे भी बात लिखा हुआ है। शक्तियों का विभाजन किया गया, जितने भी मुद्दे हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को भी उसमें कुछ मुद्दों पे दिया गया और कुछ मुद्दों पे केंद्र को भी दिया गया। ये बातचीत आपको याद रखना है। अब इसमें तहत जो शक्तियों को 3 सूची में विभाजित किया गया वो यहीं पे किया गया है, जो आप पढ़ते हैं। ये है आपका पहला है संघ सूची। इसमें 59 विषय थे जिसमें विदेशी कर, मुद्रा, सेना, जनगणना मुख्य विषय थे। ये इसमें था जिस पर मुद्दे कानून बना सकते थे। अभी जो आप ये नंबरिंग देख रहे हैं ये आज का संदर्भ नहीं है, 1935 के अधिनियम का संदर्भ है। आज के संदर्भ में आप अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, संसद वगैरह पढ़ रहेंगे। वैसे ये केंद्र राज्य संबंध जो चैप्टर है उसका मुद्दा है, लेकिन संसद वगैरह के दौरान पढ़ा देते हैं क्योंकि वहाँ पर जरूरत पड़ता है इसका, ठीक है।
तो ये विदेशी कर, मुद्रा, सेना, जनगणना, मुख्य विषय, ये सब जो था ये इस वाले हिस्से में रखा गया। जो राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची के विषय में राज्य सूची में 54 विषय थे, 54 विषयों को राज्य सूची में रखा गया था। और प्रांतीय लोक सेवा, पुलिस और शिक्षा इत्यादि इसको दे दिया गया। अगला है समवर्ती सूची, इसमें 36 विषय थे। विवाह विच्छेद, सिविल प्रक्रिया इत्यादि मामले इसमें आपको देखने को मिलते हैं। बहुत इसको रटना नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा ये नहीं है। हाँ, बस याद रखना है कि 3 सूची में विभाजित किया गया था पहली बार 1935 के अधिनियम में, याद रखना है आपको, ठीक है। इसमें क्या किया गया, जो अवशिष्ट शक्ति है, अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार वायसराय को दिया गया। अवशिष्ट शक्ति का मतलब ये है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये है कि जो भी 3 सूचियों में नहीं आया है, या अवशिष्ट का एक जो हिंदी मीनिंग होता है वो तो बचा हुआ, ठीक है। तो जो बचा हुआ है, जो 3 सूचियों में कहीं पे एडजस्ट नहीं हो पाया है, उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको, वायसराय को है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि कल को यदि कोई नया एड ऑन होने वाला है, मान के लिए कि पहले से वो प्रावधान मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता था किसी तरीके का व्यवस्था, और नया व्यवस्था आएगा तो उसके लिए अलग से कानून बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए कानून कौन बनाएगा, सिर्फ वायसराय बनाएगा, वो इसमें रख दिया गया, अवशिष्ट शक्तियों में रख दिया गया। आज भी हमारे यहाँ प्रावधान है, केंद्र सरकार रेजिडुअल जो पावर है वो अपने पास रखता है। तो जो रेजिडुअल सब्जेक्ट्स होते हैं, जो सिर्फ उस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है, वो केंद्र सरकार के पास होता है, आज भी होता है। और उसके पीछे रीजन यही है कि जो प्रावधान पहले से नहीं था या फिर नया एड ऑन होने वाला है, उस प्रावधान को इसमें रखने की बात की गई थी। इसके तहत 1935 में संघीय न्यायालय की स्थापना, इसके तहत जो व्यवस्था किया गया था, ठीक है, संघीय न्यायालय की व्यवस्था किया गया था, की नहीं गई थी, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात को। इसके तहत बस ये संघीय न्यायालय को स्थापित करने की व्यवस्था लाया गया था, लेकिन स्थापना कब किया गया, 1937 में किया गया है, ये बात याद रखना, चेंज कर लीजिएगा इसको। तो 1937 में इसको स्थापित करने का बात किया गया था। 35 के अधिनियम में ये व्यवस्था था कि संघीय न्यायालय का स्थापना होगा, लेकिन 1937 में स्थापना किया गया था, ये ध्यान रखना आपको। प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो जो अलग अलग वहाँ पे जो प्रांत के स्तर पे है कि हस्तांतरित विषय है, फिर ये रिजर्व विषय, उसको व्यवस्था को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। इसके तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, ये बातें आपको याद रखना है। बर्मा पूरे तरीके से आज़ाद नहीं हुआ, लेकिन उसको अलग से काउंट करिए, अलग से देखा जा रहा है, भारत के हिस्से के रूप में नहीं देखा जा रहा है। बर्मा आज़ाद हुआ 1948 में आज़ाद हुआ है। तो ये 1937 में क्या होगा, इस अधिनियम के तहत एक प्रावधान लाएगा। उस प्रावधान में ये था कि इसके तहत अब बर्मा को भारत से अलग करके देखा जाएगा, एक साथ नहीं देखा जाएगा, ठीक है। इसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई 1935 में, ये प्रावधान था, उसी के तहत ये स्थापना किया गया। वैसे एक एक्ट है 1934 का, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, और उसके तहत 1935 में इसकी स्थापना किया, जो ये सब इसी में जुड़ा हुआ है। इसमें दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्गों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की बात की गई। तो अलग से इन लोगों के लिए निर्वाचन व्यवस्था का शुरुआत करने की बात की गई। अगला जो है कि इसके तहत संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना भी की गई। वर्तमान में भी इस तरीके का स्वरूप चलता है। संघीय लोक सेवा आयोग मतलब समझते हैं कि जो 3 आपको है, जो पूरे ये देश के स्तर पे काम करता है, IAS IPS वगैरह जो है, संयुक्त लोक सेवा आयोग है, जो 1, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए ही बनाया जाता है। तो ये सब आज के डेट में भी पढ़ना होता है, पॉलिटी में हम पढ़ाते भी हैं। जब आगे आप बहुत पढ़ेंगे आगे का चैप्टर, तो उसमें आपको इस पढ़ने को मिलेगा। अंतिम जो अधिनियम है उसका नाम है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, और इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया था, पहली बात तो ये। और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र तथा संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया था। इस अधिनियम का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके तहत 1947 में भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन का जो हिंदी है वो अधिराज्य है, तो डोमिनियन स्टेट बनाया गया। इन दोनों के संविधान सभा को सत्ता का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। डोमिनियन स्टेट्स का मतलब तो उस समय पे जो था वो था कि आप अधीन हैं, ठीक है, और किसी के अधीन है, लेकिन जैसे ही हमारा संविधान लागू हुआ तो हम पूरे तरीके से अलग हो गए। ये प्रावधान तो क्रम चलता है, लेकिन इसका कोई औचित्य रह नहीं जाता है। डोमिनियन का जो औचित्य उसमें ये है कि कुछ मुद्दों पे वो सरकार कानून बनाएगी। इसका विरोध आप देखते हैं भारतीय इतिहास में देखेंगे, अलग अलग जगहों पे हमेशा करते आ रहे हैं लोग कि डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी यही मिलता है कि डोमिनियन स्टेट बना, लेकिन वही है कि फिर धीरे धीरे जैसे अपना संविधान लागू हुआ, इन्होंने अपने स्वतंत्र रूप धारण कर लिए। कहने का मतलब ये है। नहीं तो डोमिनियन स्टेट्स का मतलब होता है कि किसी के अधीन में, इसमें कुछ मुद्दों पे, बाकी आप आंतरिक स्तर पर शासन चलाइए।
यहाँ पे इसका हिंदी भी है अधिराज्य, ठीक है। लेकिन तो जैसे हमारा संविधान वगैरह लागू हुआ तो हम पूरे तरीके से स्वतंत्र हो गए। तो अभी ये नहीं कि हम डोमिनियन स्टेट्स के रूप में हम बने थे, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगला जो है किसके तहत जो है, प्रत्येक राज्य में गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा, ये प्रावधान। तो दो जो डोमिनियन स्टेट्स बना था उसके गवर्नर जनरल के बारे में बातचीत किया गया था। डोमिनियन भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने थे, ठीक है। तो ऐसे समझिए कि जो भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, लॉर्ड माउंटबेटन बने। लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने, तो वो सी राजगोपालाचारी बने। बहुत बच्चा कन्फ्यूज होता है इस बात को लेके कि कौन क्या। इसका मतलब है कि स्वतंत्रता जब मिला हमको उसके बाद प्रथम गवर्नर जनरल जो बना वो अंग्रेज ही हैं जिसका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन, इन्होंने बना था। लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय जो व्यक्ति है वो गवर्नर जनरल कौन बना, तो वो उसका नाम है सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। मतलब ये है कि स्वतंत्रता के बाद दो ही पद होया, जिसमें से एक तो अंग्रेज के लोग बने जिसमें से माउंटबेटन का नाम आता है। दूसरे जो गवर्नर जनरल बने वो बने सी राजगोपालाचारी, और उसके बाद ये गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया, ये समझने वाला। अगला जो पॉइंट है वो है नए संविधान निर्माण होने तक दोनों राज्यों का शासन व्यवस्था भारत शासन अधिनियम के तहत चलाने का प्रावधान किया गया था। तो जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता है, क्योंकि 47 में हुआ है, तो आप देखते हैं कि हमारे यहाँ संविधान को अंगीकृत जो पारित किया गया 26 नवंबर 1949 को, तो तब तक कहा गया कि 1935 के अधिनियम के तहत ही इस व्यवस्था को चालू किया लगाया ये शासन व्यवस्था को चलाया जाएगा। इस अधिनियम तक के तहत जो है तो भारत के राष्ट्र सचिव का पद जो है समाप्त कर दिया गया 47 के अधिनियम के तहत, और सभी शक्तियाँ राष्ट्रमंडल मामलों के राष्ट्र सचिव को दी गई। तो राष्ट्रमंडल बेसिकली वो ग्रुप है, ठीक है, उन लोगों का जो कभी ना कभी ब्रिटेन के उपनिवेश थे उन लोगों का, तो उसका जो सेक्रेटरी था वो पूरी व्यवस्था को संचालित करता था। तो भारत का राष्ट्र सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। अब देशी रियासतों पर ब्रिटेन की संप्रभुता का अंत हो गया। अब उस पर कोई ये दबाव नहीं है, कुछ नहीं है। उसको ये कहा गया कि जो आप किसी भी डोमिनियन स्टेट में शामिल होना चाहते हैं उसमें से आप हो सकते हैं, ठीक है। तो देशी रियासतों को ये अधिकार दिया गया कि आप किसी में भी शामिल हो सकते हैं। इसका बहुत डिटेल जब भारत संघ राज्य पढ़ रहे होंगे चैप्टर का नाम, तो जो पहला चैप्टर पढ़ाया जाता है वो उसमें आप पढ़ेंगे। चैप्टर जो भाग 1 है उस वाले में आपको पढ़ना होता है, ठीक है। अगला राष्ट्रमंडल वो है जो क्षेत्र पहले ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत था, उसके समूह को राष्ट्रमंडल कहा गया है। लगभग 56 देशों का समूह है। माउंटबेटन प्लान क्या था, इसके तहत बाल्कन प्लान या थर्ड जोन प्लान भी इसको कहते हैं, जिसके तहत दो भारतीय ये डोमिनियन स्टेट्स मतलब ब्रिटिश क्षेत्रों को बांट के 2 डोमिनियन स्टेट का प्रावधान किया गया था, भारत और पाकिस्तान। तो ये व्यवस्था उसी में था, विभाजन की व्यवस्था इसी प्लान के तहत लाया गया था। तो इसी के साथ ही चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे वो आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं। अब इसके बाद अगला कोई चैप्टर लेके आएंगे हम लोग जो इसके बाद ही का चैप्टर होगा, ठीक है। और तब तक के लिए आप इसको पढ़िए और समझिए। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में आप जवाब ये पूछ सकते हैं, और जैसा भी आपको लगा हो वीडियोस के बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं।